ठीक, उसमें था कोर्स कंटेंट। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, हाँ ठीक है। अब अपन देख लें सेम चीज़, सुनते जाना, सेम चीज़ इसमें है क्योंकि सिलेबस वो सेम रहेगा। बस अब समझो कि पार्ट ए में था क्या, इनके में क्या है ना। सेकेंड ईयर के बीए इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के पार्ट ए में क्या कंटेंट है वो तुम्हें भी ध्यान रखना है कि क्या आगे पढ़ोगी, क्योंकि बाद में अपना समय बचेगा। अपन कम से कम इसको उस समय कवर दोबारा नहीं करेंगे। जानकारी के लिए अपनी वीडियो अवेलेबल होगी, उसको भले चाहे स्टार मार्क करके रखियो, अपने खुद के नंबर पे सेंड करके रखियो, सेव करके रखियो। क्लियर? चलो सबसे पहला पार्ट ए, सीधी बात है, सिंपली इंट्रोडक्शन होगा ये। अब देख लें जरा इसमें था क्या। पहली चीज एनालाइज लिटरेरी डिवाइसेस, है ना। क्या था? एनालाइज, एक एक वर्ड का मतलब अच्छे से समझना। चलो नंबरिंग कर देते हैं ना। एनालाइज लिटरेरी डिवाइसेस, याद करो लिटरेरी डिवाइसेस पता है। एनालाइज, ANALYZE, एनालाइज, एनालिसिस। हाँ, एनालाइज मतलब किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसको उसका एहसास करना, है ना। समझ गए पहली चीज़? ओके। ओके, पता है ना। अब जो तुम सोच रहे हो ना कि लिटरेरी टर्म, लिटरेरी डिवाइसेस एक ही बला का नाम है, वही बला है, एक ही चीज़। इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम आपको मेन पूरी लिटरेरी टर्म पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट ईयर में भी था, सेकेंड ईयर में भी है। आया समझ? मतलब आपको लिटरेरी टर्म कॉमनली पढ़नी पड़ेंगी। बात आ रहा समझ में? सिलेबस का मैचिंग देखते जाओ। लिटरेरी टर्म पूरी पढ़नी पड़ेंगी, कहीं से भी कभी भी पूछ सकते हैं, उनकी इच्छा। अब तुम कहोगे, ज़्यादातर लोग ये देख के बोलते अरे यार सिलेबस से बाहर, और जिस दिन अगर तुमने उन पर किया, उनने आपने एप्लीकेशन दी और तुमने बोला कि सिलेबस से बाहर था, आपत्ति जताई और वो तुम्हारे मुंह पे चिपका देंगे। हाँ नहीं, कई कहते हैं सिलेबस से बाहर दिया और आके वो कागज़ लेके आते हैं, पेन चला के बोलते हैं, और तुम्हारा जो आपत्ति का जो पैसा लगा था, यह जो नाटक होता है ना लीगल कार्रवाई, वो खत्म जनरली कर देते हैं लोग। समझे? ऐसे उठ जाते हैं। मान लो एग्जाम में कैथारसिस आ गया, तुम सोच रहे कैथारसिस हो रही, आज तक नहीं पढ़ो तो नहीं तो भैया अगर देखा नहीं अपन ने। बात समझ में आ गई? पहली चीज। दूसरा, फॉर्म्स, याद आ रहा काय की फॉर्म्स होंगी? फॉर्म्स एंड टेक्निक्स, है ना। टेक्निक्स लिटरेचर में किस चीज़ की फॉर्म्स होती हैं? पोएटिक फॉर्म्स होती हैं, है ना, ड्रामा की फॉर्म्स होती हैं, और उनकी टेक्निक्स होती हैं लिखने की। बात आ गई समझ? अगली चीज, इनका इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, है ना। इंटरप्रिटेशन मतलब ट्रांसलेशन समझ लो, अनुवाद। इंग्लिश में आपने पढ़ा, अभी एग्जाम में तुमको बुक की लैंग्वेज लिख के आओगी तो सीधा ठप्पा ये लग जाएगा नकल टीपीजी भाई ने। पक्की बात। तुमने अगर गाइड से पढ़ा या बुक से पढ़ा और तुम उसको अगर विदाउट एनी कोट आप उसको एज इट इज लिख के आ गए, नकल पकड़न बन गया, समझ जाएंगे नकल करी है। काहे कि वहां पे आपको इंटरप्रेट करना था चीज़ों को। क्यों? जब बुक का सेम टू सेम तुम्हें रट्टा मारा तो या तो तुम वहाँ मूर्ख हो, पहली चीज़, है ना, या फिर तुम सिर्फ उतना ही पढ़ के गई थी, कम पढ़ के गई थी जो तुम लिख के आ पाई। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति तो पूरा कंटेंट पढ़ता है, उसको एनालाइज करके, क्या करके? एनालाइज करके उसको लिखता है। बहुत तगड़ी चीज़ें हैं जी, समझे नहीं? एनालाइज करके उसको लिखना, दैट मीन्स इंटरप्रिटेशन, अनुवाद, है ना। चलो पहली चीज़। फिर किस चीज़ का इंटरप्रिटेशन? टेक्स्ट का। काय के टेक्स्ट का? काय के टेक्स्ट का? चाहे वो वर्स हो, पोएट्री हो, या वो प्रोज हो, कुछ भी हो, उस टेक्स्ट का, है ना, वो आपको इंटरप्रिटेशन करना होगा। सीधी बात ये है। अब सुनो नेहा, ऑफ स्टडी आपको टेक्स्ट मिलेगा, 4 से 6 लाइन मिलेगी एग्जाम में, और उसको बोलेंगे
इंटरप्रेट द टेक्स्ट ऑफ गिवन, जो आपको दिया है। अब आपको उसको इंटरप्रेट करना है। तुम्हारे में फ्रांसिस बेकन नहीं है तो कौन है? हाँ, किसी का ऐसे है, याद नहीं आ रहा है ना, तो उनका ऐसे उठा के वो चिपका देंगे। ठीक, तुम्हारे में तो एक नहीं, तुम्हारे में तो द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे और प्रिंस ऑफ ऐसे वो भी हैं, दोनों में चार्ल्स लैम्ब भी हैं, चार्ल्स लैम्ब और ये दोनों। क्लियर? फिर अगला देखें, ब्रॉडर एनालिसिस। अच्छा, ब्रॉडर एनालिसिस मतलब क्या होता है? ब्रॉडर एनालिसिस तुम तो ये सब भी पहली बार सुन रहे हो इस फील्ड में आने की वजह से, ऐसे थोड़ी हुआ बोल देते हैं इंग्लिश को, है ना। ब्रॉडर एनालिसिस का मतलब, आप सोचे इतना दिया था, फ्रांसिस बेकन एक पेज को ऐसे लिख गए, तुम सोचो अर्थ भी एक ही पेज होगा, कर लो, एक ही पेज पे लिखने रहेगो। अब हुआ का, तुम भी एक पेज लिखाई, उनने कॉपी उठाई, जब एक नंबर के लायक भी नहीं, है ना। जैसे कहावत कही जाती है, कहते हैं कि जो टी.एस. एलियट है, उनका जो द वेस्टलैंड है ना, वेस्टलैंड है ना, जो वेस्टलैंड है, चली कहाँ गई, उठा के लाओ। देखो, ब्रॉडर एनालिसिस का मतलब होता है, जैसे अपन ने देखा था कि टी.एस. एलियट, नाम रट लेना, द वेस्टलैंड इनकी एक किताब है ना। हाँ, जो कहते हैं कि 5 पार्ट में बटी है। कितने? मतलब 5 पोएम्स हैं, पूरा छोटा छोटा पोएम। कहते हैं वो 5 बुक्स में समाएंगी। पोएम मतलब मुश्किल से मुश्किल 1 पेज की होगी, 5 पेज की, लेकिन 5 बुक भर जाएंगी। उसका इंटरप्रिटेशन और उसका ब्रॉडर एनालिसिस, शिवानी कुछ बता दिए, वो इतना ज़्यादा होगा। क्लियर? दैट यू हैव मिस। टी.एस. एलियट सिलेबस में है आपके, फर्स्ट ईयर में नहीं है, देखा नहीं, सेकंड ईयर में होगा, साथ हो, वो तो आएगा। महान व्यक्ति हैं ये, तो बिना आ नहीं सकते। ठीक, नेक्स्ट, ब्रॉडर एनालिसिस किस चीज़ का? स्किल्स का, आपकी स्किल का, राइटिंग स्किल का, थिंकिंग स्किल्स का। इंग्लिश वाले टीचर को डेवलप भी तो होना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी रहोगे आप। फिर इंपॉर्टेंट चीज, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। अच्छा, जैसे सुनो, है ना, एक चीज़ तुम्हें याद आ जाएगी, एक गाना है, वो गाने से तुम समझ पाओगी उस चीज़ को। हाँ, वो गाना है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात, हम उसे रात कहेंगे। सुना है ये? पुराने बाबा आदम के समय का है, समझ लो, ये नहीं है, अलग ज़्यादा पुराना नहीं है। तो आपको वो नहीं करना, आपको क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है। जिसने जो कहा उसको मानना नहीं है, आपको टेक्स्ट पढ़ना है। टेक्स्ट पढ़ने के बाद करना क्या है, उसको, उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट को सोचना है, समझे? प्लस और माइनस दोनों पॉइंट को सोचना है, ये कहलाता है क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक, आई थिंक मुकेश का गाना था वो, है ना, स्वर्गीय मुकेश गाना है, सुन के देखना, अच्छा है। अभी जो गा के बता रहे थे, गा के नहीं बता रहे थे, बोल के बता रहे थे। ठीक, तो क्रिटिकल थिंकिंग उसके अपोजिट है ना, कि आप जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वो बोलेंगे जो सत्य है। आलोचनात्मक, सही होगा तो तुम्हें मुंह पे बोल देंगे और गलत होगा तो नहीं बोलेंगे। जैसे अब भी गलत था तो हमने तुरंत खेल कर दिया था। क्लियर? ओके, फिर ओके, नेक्स्ट फिर है कल्टीवेट विजडम। ये कट तो नहीं रहा, कल्टीवेट विजडम नीचे का कट जाता है कैमरे में। हाँ, कल्टीवेट विजडम, विजडम मतलब अच्छी चीज़ें, अच्छी आकांक्षाएं, अच्छी अपनी अंदर की इच्छाएं, है ना, पॉजिटिव चीज़ें। कल्टीवेट मतलब उनको उभारना, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग्स को उभारना। इंग्लिश टीचर में तुमने देखा कितना कॉन्फिडेंस होता है, लोग उसको देख के लगते हैं तो भैया भाव बड़े इसके सत्य। स्कूलों में आप एक्सप्लेन वो देखना, और खासतौर से नया नया टीचर आया होगा, जे तो हवाई मुड़ रहा अपने विजडम की खेती करके आया बंदा। ठीक है ना, रीज़न पॉजिटिविटी थोड़ी ज़्यादा दिखती है उसमें। क्लियर? रीज़न यही है। चलो फिर देखें,
कल्टिवेट विजडम एंड वर्ल्ड, मतलब दुनिया की समझ को भी रखना। ठीक, फिर अगली चीज़ है, और इस चीज़ को खुद से कनेक्ट रखना, है ना, और दूसरों से कनेक्ट रखना, वर्ल्ड, WORLD। ठीक, चलो आगे बढ़े। फिर है लास्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पे मुस्कान उसको होना था आज के इसमें, ये उसके भी कीवर्ड थे, क्या था, ये है, ये कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपके वार्तालाप का तरीका, किस बात को कितनी रिदम के साथ, कितनी ताकत के साथ, कब कैसे किसी से बोलना है, किस जगह पे कौन सी बात करनी चाहिए, किस जगह पे कैसा बिहेव करना चाहिए। नहीं तो यहाँ नहीं, जग हंसाई कहते हैं ना जो दुनिया में, वो लोग कह देते हैं। और ख़ास तौर से जब इंटरव्यू जैसे कुछ होते हैं या कॉलेज में कोई एक्टिविटी होती है, जो उनके अंदर में जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, उसी चीज़ पे आपके मार्क्स ऐड होते हैं। चाहे बीए करो चाहे एमए, तुम्हारे बिहेव पे मार्क्स रहते हैं, और वो तुम्हारे सिर्फ इंटरव्यूअर नहीं होता, जो 25 मार्क्स है ना एक्स्ट्रा, वो आपके वहीं ऐड होते हैं। हाँ, टीचर नोट करते हैं। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ टीचर क्लास में नोट करते हैं? भैया वो ग्राउंड में भी घूमते हैं, चलते फिरते सबका इंटरव्यू हो चुका होता है, वो दिमागी में आपके एक्टिविटी को देख के बोल देते हैं, समझ जाते हैं कि बेटा तुम्हें कितने नंबर मिल रहे हैं। हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, हमने प्रैक्टिकल में ऐसे दिए थे, क्योंकि जब स्टाफ रूम में सुनो, हाँ, जब स्टाफ रूम में डिस्कशन होता है ना, तो वो जो टीचर्स बोलते, हमने पूछा, हम नए नए थे तब, तो हमने पूछा कि नंबर क्या दें। उन्होंने कहा कि तुमने ऑब्जर्व किया हो, जो डिसिप्लिन देखा हो, रास्ते में ग्राउंड में जो भी चीज़ें देखी हो, ऑब्जर्व करी हो, उस हिसाब से दे दो। हमें जम गए, हमने फटाफट सबको दे दिए। हाँ, है ना, खत्म। तो आप पे भी नज़र रखी जाती है, सीसीटीवी नहीं चाहिए उसके लिए, उनकी एक झलक चाहिए। और तुम वहीं आड़े आ गए तो तुरंत दिमाग में टेंशन बन जानी चाहिए कि यार कछु हो गया, गड़बड़, बुरा। हाँ, बिल्कुल, ऐसी गलती में भी न रहना। हाँ, ऐसी गलती में भी न रहना। हम 12th क्लास में जब गए थे, तो हमने एक लड़की को नाम से बोला, उन्होंने कहा सर आपको नाम पता है हमारा? बोले तुम क्या, तुम्हारी पूरी क्लास का पता है? अब उन्होंने कहा जी अपने टीचर नहीं है और सबके नाम पता, तो ऐसे पता होते हैं। हमको 10th के बच्चों के नाम पता थे, हम 10th पढ़ाने नहीं जाते थे, जिनको नाम पता, ज़्यादा दिन भय नहीं, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहे थे, और जो अपने मार्क्स को इफेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे क्लास टीचर से मिलेंगे और हमारे नंबरों की ऐसी तैसी होके रहेगी, और अपन इनके सामने नाटक कर रहे थे। तो हम तो बता देंगे, हमसे पूछेंगे आपने देखा सर किसी को? ये इसको तो बिल्कुल नहीं, ये तो नालायक है। हाँ, आप पे नज़र रखी जाती, तुम्हारे नाम को तुमसे पूछेंगे बार बार, क्या नाम? हाँ, याद नहीं आ रहा, नहीं भी पता होता ना, तुम्हारा नाम उनको 100 बार पता होगा, क्या नाम था? नाम तेरी ब्रांड है, तुमको जानेंगे फिर पूछेंगे क्या था। ऐसे नहीं है, उस जगह पे बैठे उनको समझ, तुम्हारा बैकग्राउंड पता होगा, सोचेंगे फिर भी कहेंगे, दिमाग नाटक एक्टिंग हो जाती है। बैकग्राउंड सर, एक सर खड़े थे दुकान पे, अखाड़े से निकल रहे सर, अच्छी बनाने ऐसा दे रहा हूं, देखिए दे रहा ऐसे बैकग्राउंड है सर, वो खड़े रहते ना दरवाजे पे, दो अंकल, एक मोटे पर तीनों को सर छाप लिए जैसे, जब भी देखते तो हंसते थे, बोलते मैं ये नहीं पाऊं कहीं कोई नहीं। चलो ठीक है, चलो कम्युनिकेशन स्किल, और ये हो गया। साथ में एक चीज़ और करिए, टाइम वेस्टिंग नहीं था, अच्छी चीज़ थी, है ना। फिर से प्लस इस चीज़ पे ध्यान देना, क्रिएटिव राइटिंग। सही तो कह रहा, हम क्या कह रहा, वो चाह रहे क्रिएटिव, मतलब लिखावट में क्रिएटिविटी नहीं, आपके वर्डिंग में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। राइटिंग ही तो खराब है सर, राइटिंग सही नहीं रखती मायने। तुम्हारे सामने जो टीचर बैठा है, सुनो, तुम्हारे सामने जो टीचर बैठा है ना, खड़ा है, दुनिया की सबसे गंदी राइटिंग वाला है, मगर इंग्लिश में फिर भी वो खींच दिया। रीजन, शब्द समझ में आना चाहिए टीचर को, अच्छा लिखा हो, वो तुम्हारे शब्दों में खो जाएगा, फिर वो राइटिंग भूलेगा मालूम, फिर तुम्हारे शब्दों में खो जाएगा और कहेगा वेरी गुड, मज़ा आ गया। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बंदे ने छोड़ी हो। तो राइटिंग के पीछे तो राइटिंग के पीछे भगले वाले महान आत्माओं से हमारा सादर निवेदन है कि राइटिंग इतनी बस हो कि आपके समझ में आ जाए, खुदे और सामने वाले। नहीं तो ऐसे लिखो कि खुदे भी नहीं आ रही, सामने वाले तो कह रहे हो कि यार पक्के में अल्लाह ने लिखी हुई है ना, वहाँ हमें ट्रांसलेट करने पा रहे है ना, अल्लाह लेके खुदा वाँचे, ठीक है।
खैर किसी गॉड का मैटर नहीं है भाई, अपने हिंदू देवी देवताओं को भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मानविकता मानवीय को समझ में नहीं आती। चलो बात क्लियर। ये था हमारा पार्ट ए, इंट्रोडक्शन। सभी के सारे पार्ट्स सिमिलर होते हैं।